नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली अर्थात नो लेफ्ट नो राइट ओनली सनातन वॉइस और मैं हूं आपके साथ संदीप देव। आज के समय में जो यूट्यूब पर न्यूज़ चैनल्स हैं, उसमें शायद इंडिया स्पीक्स डेली अकेला न्यूज़ चैनल है, जो आपको हर सप्ताह हेल्थ की बुलेटिन, हेल्थ पे विमर्श, विचार-विमर्श लगातार दे रहा है और उसके 100 से अधिक एपिसोड हो चुके हैं। कहा गया है कि यदि आपका शरीर स्वस्थ है, तो आपका मन स्वस्थ रहेगा और जब मन स्वस्थ रहेगा, फिर जाकर आप जीवन में जिस भी सफलता को छूना चाहते हैं, छू सकते हैं। लेकिन आज के समय में हम सबका जो हेल्थ है, शारीरिक बीमारियाँ लगातार बढ़ रही हैं और ऐसे में जो दवा दिया जा रहा है, वो भी एक अलग साइड इफ़ेक्ट क्रिएट करता है, जिसके कारण हमारा पूरा शरीर जो है विषैला हो जाता है। यानी ज़हर हमारे शरीर में बढ़ता जा रहा है। इससे पहले जो एक महामारी आई थी दुनिया में, उस महामारी में भी टीकाकरण के नाम पर हम सबके अंदर जो ज़हर दिया गया, उसने भी हमारे शरीर को बहुत डैमेज किया है। आए दिन हम देखते हैं, चलते-फिरते, नाचते-गाते लोगों की मौत हो रही है। गुजरात के गरबा में तो एक बार लगातार लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद देश के स्वास्थ्य मंत्री ने ये पहली बार स्वीकारा कि जिनको भी कोरोना हुआ, उनको ज़्यादा हार्ड लेबर नहीं करना चाहिए। उसके बाद केस सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार ने ये माना कि हम जिनकी मौत हुई है या मौत हो रही है, हम उसके लिए हम अपनी संवेदना जताते हैं, लेकिन हमारी गलती नहीं है। हमने किसी को ज़बरदस्ती नहीं कहा कि आप टीका लीजिए। इसके अलावा जो पॉल्यूशन आदि बढ़ रहे हैं, अब इस समय दिल्ली और उसके आस-पास वायु प्रदूषण बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। जल में पॉल्यूशन बढ़ रहा है, खान-पान में पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो हमारा जो शरीर है, अब वो एक चलता-फिरता अस्पताल बन गया है और इस अस्पताल को चलाए रखने के लिए भी हम लोग कई चीज़ें जो लेते हैं, वो और हमारे शरीर को विषाक्त कर रहा है। तो काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि हम अपने बॉडी को डिटॉक्सिफ़ाई कैसे करें? यानी हमारे शरीर में ज़हर तो चला गया है और ज़हर जा रहा है, लेकिन इस ज़हर से बचाने के उपाय क्या हैं? तो आज आपको इस अंक में, इस एपिसोड में आप उन ज़हर से कैसे बचेंगे, ये उपाय बताया जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको बताया जाएगा कि ये ज़हर किस-किस तरह का है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। आज हमारे साथ प्रोमो के बाद जुड़ेंगे ज़ैरोपैथी के फाउंडर कमांडर नरेश मिश्रा जी, जिनको आप लगातार इंडिया स्पीक्स डेली पर सुनते और देखते हैं। और उन्होंने एक ऐसी ज़ैरोपैथी के रूप में आयुर्वेद और सप्लीमेंट्री दोनों को मिलाकर एक ऐसा फ़ॉर्मूला बनाया है, जो बड़ी से बड़ी बीमारियों को दूर कर रहा है इस समय। और कोरोना काल में मेरा आँखों देखा है, हम लोगों ने पूरी फैमिली उनके एक गोली से हम सब कोरोना से बचे रहे। हमने और कुछ भी नहीं लिया था। तो आप सब बने रहिए, तब तक इसको शेयर कीजिए। मैं लौटता हूँ प्रोमो के बाद और हम बात करेंगे अपने शरीर को बचाने की, क्योंकि हम सबके शरीर में ज़हर लगातार जा रहा है और यदि हमने ज़हर को अपने शरीर से दूर नहीं किया, तो हमारी जो आयु तय है, उससे बहुत पहले हम विदा हो सकते हैं। आज की परिस्थिति ऐसी ही दिखती है। तो मिलते हैं प्रोमो के बाद और सीधे जुड़ेंगे कमांडर नरेश मिश्रा जी से। स्वागत है सर। नमस्कार संदीप जी, थैंक यू वेरी नमस्ते। मच। आपने आप आपका शो जी तो रेगुलर चल रहा है इस पे इंडिया स्पीक्स पे, लेकिन मुझे काफ़ी सारे लोगों का मैसेज था कि अ, हम अपने शरीर को डिटॉक्सिफ़ाई कैसे करें, खासकर टीकाकरण के बाद और पॉल्यूशन आदि जो बढ़ रहा है उसको लेकर। तो मैंने कहा आपसे मैं इस पर बात करूँ, इस पे हम एक लगातार कुछ शो चलाएँ
तो सबसे पहले तो सर मुझे ये बताइए कि क्या आज के समय में कोई भी ऐसा होगा जिसके शरीर में विष नहीं होगा? और अगर है विष तो कितने मात्रा में लोगों के शरीर में विष अभी मौजूद होगा? संदीप जी, आपने जो बात पूछी है, एक्चुअली मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप देखें तो हम घर में रहते हैं, खाना बनता है, तो कुछ ना कुछ वेस्ट मटेरियल तैयार होता है और उस वेस्ट मटेरियल को यदि आप घर में ही रखे रहें तो वो सड़ने लगता है और वो एक विषाक्त हो जाता है कुछ समय में। हमारा जो शरीर है, इसके अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, खरबों सेल्स से बनता है और आपको ये पता होगा कि हर सेल अपना खाना खुद बनाता है। यानी हर सेल के अंदर एक किचन है या एक भट्ठी है जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं और वहाँ वो अपनी एनर्जी तैयार करता है अपने आप को जीवित रखने के लिए और वो काम करने के लिए जिसके लिए वो शरीर में लगा हुआ है या जिस भी ऑर्गन में जुड़ा हुआ। तो हमारे शरीर के अंदर, सभी के शरीर में कुछ ना कुछ बाई प्रोडक्ट्स, विषैलापन इस तरीके का तैयार हो रहा होता है। जैसे हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में चली जाती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड तैयार होती है, वो जो अंदर तैयार होती है बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन प्रोसेस, वो वापस बाहर निकलती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड भी एक विषैली वायु है। तो ऐसे करके शरीर के अंदर बहुत सारी प्रक्रियाएं जो होती हैं इनसाइड, उन सब में कुछ ना कुछ टॉक्सिक मटेरियल सिक्रीट होता है। यहां तक कि हम सोचते हैं और उसकी इंटेंसिटी क्या है, किस तरह की इंटेंसिटी है और क्या है, वो भी एक टॉक्सिक मटेरियल बॉडी के अंदर सिक्रीट करती है। तो जहां तक टॉक्सिसिटी का सवाल है, ऐसा तो कोई शरीर नहीं हो सकता है जिसमें टॉक्सिसिटी ना हो। टॉक्सिसिटी एक इनबिल्ट प्रोसेस है। हम जिंदा हैं इसलिए कि कुछ अंदर प्रक्रिया चल रही है और उस प्रोसेस के दौरान कुछ ना कुछ टॉक्सिक मटेरियल तैयार होता है। लेकिन समस्या अब बढ़ती चली जा रही है क्योंकि हर चीज में विषाक्त, विषैली चीजें ज्यादा समाहित हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने भी शायद सुना होगा, मैंने टीवी में देखा था कि बता रहे थे कि दिल्ली में रहने वाले जो लोग हैं, उनकी आयु 12 साल कम हो जाएगी। ना 12 साल काफ़ी बड़ा समय है, ऑलमोस्ट अ डिकेड प्लस जीवन यदि समाप्त हो जाना है, तो फिर दिल्ली में क्यों रहना है? लेकिन आप देखेंगे कि दिल्ली में हर आदमी दिल्ली चला आ रहा है। तो विषैलापन हमारे सबके शरीर में है और आज का जो खान-पान है, पानी में प्रदूषण है, हवा में प्रदूषण है, खाने में प्रदूषण है और आजकल तो मैं आपको ये बताऊँ, अभी 2 दिन पहले की बात है। हम कहीं बाहर गए हुए थे और मेरा छोटा बेटा घर में था। तो उसने घर से बाहर से खाना मँगा लिया और उसी दौरान हम पहुँच गए वापस। तो हमने कहा भाई खाना हम तुम्हें ताज़ा बना देते हैं, तुम इसे खा लो, इसे फेंक रख दो। तो वो छोड़ दिया उसने, दूसरे दिन उस खाने से दुर्गंध आ रही थी। मतलब वही खाना यदि वो पेट के अंदर डाल लेता तो शायद वहाँ भी सड़ता ये, और ये सड़न से विष ही तो तैयार होगा। तो ये सब चीज़ें आजकल, विषैलापन पूरे वातावरण में बहुत ज़्यादा हो रहा है, प्लस हमारे शरीर में भी उतना ही समाहित हो रहा है। उतना ही समाहित हो रहा जी है सर। आपने दिल्ली की सर बात की, अभी दिवाली नहीं आए, अभी आप देखेंगे सारे लोग टूट पड़ेंगे दिवाली पर। लेकिन दिवाली से पहले ही पूरा दिल्ली का जो है वातावरण बहुत कोहरे से भर गया है। खुद जी, भारत के जी, चीफ जी। जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ ने अभी एक बयान दिया कि पॉल्यूशन इतना बढ़ गया है कि मैंने अपने मॉर्निंग वॉक को बंद कर दिया कि बाहर जी, इतना पॉल्यूशन से अच्छा है कि हम घर में रहें। और दिल्ली जी, के जी। लोग घर के अंदर बंद होने के लिए अभिशप्त हो रहे हैं धीरे-धीरे। हालाँकि काम पे जी, जी। जाना है, सब करना है। पानी
दिल्ली में आप देखिए कि जो सप्लाई हो रही है, पानी में इतना ज़्यादा जो है कभी बदबू सीवर का और ये सब होता रहता है। जी, तो ये जो पॉल्यूशन सर अभी लगातार बढ़ता है और इस समय लगातार बढ़ रहा है, इस जी। पॉल्यूशन का हमारे हेल्थ पे क्या असर पड़ रहा है? और इस पॉल्यूशन में रहते हुए हम क्या ऐसा खान-पान करें, जो उसके प्रभाव को पूरी तरह से खत्म ना करे, तो कम से कम मिनिमम करे, उसके प्रभाव को कम करे? जी, जी। संदीप जी, जैसे कि आज जो आप बात कर रहे हैं, ये एयर पॉल्यूशन की ज़्यादा बात कर रहे हैं, क्योंकि हवा का ये चारों तरफ से अब धुंध छा गई है और मुझे पता है कि अगले 3 महीने लोगों को सूरज देखना मुश्किल पड़ जाएगा, क्योंकि इतना घना कोहरा छा जाता है दिल्ली के अंदर। मैं भी यहीं रहकर ये ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ। तो इसके अंदर पॉल्यूशन है, तो सबसे पहले हमारा जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है, यानी कि जो सांस लेने की प्रक्रिया है, इससे जुड़े हुए जो ऑर्गन्स हैं, अप टू लंग्स, उनमें इन्फेक्शन ज़्यादा फैलता है, क्योंकि ये सब मटेरियल जो अंदर जा रहा है, अनवांटेड, अनडिज़ायर्ड पार्टिकल्स जो अंदर जा रहे हैं, जिसको हम रोक नहीं सकते। तो ये अंदर जाएँगे तो सबसे पहले हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफ़ेक्ट करते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये सिस्टम ओपन टू एनवायरनमेंट है। और इस कारण से जितना भी प्रदूषण है, वो सब हमारे फेफड़ों में जाता है। मैं पहले लोगों को एग्ज़ाम्पल देता था कि भई, आप यदि अपना आपके घर में एसी लगा है और आप 3 महीने तक एसी का फ़िल्टर साफ़ ना करें, तो वो एसी भी आपको हवा देना बंद कर देता है। और फिर उसके बाद आपको जाली निकाल के अच्छी तरह झाड़नी पड़ती है और उसको साफ़ करना पड़ता है, तभी वो एसी चलता है। हमारे शरीर के अंदर भी वही डस्ट, वही पार्टिकल्स अंदर जा रहे हैं, जो एसी की जाली में चिपक जाते हैं। लेकिन हमारे पास ऐसा कोई फ़िल्ट्रेशन सिस्टम नहीं है, वो सब लंग्स के अंदर जा रहे हैं और शरीर उसको किसी तरह बाहर पुश आउट करने की कोशिश करता है। इसी कारण से लोगों को खाँसी, जुकाम, सर्दी, ये सब जो पकड़ता है ज़्यादा, वो इस कारण से है कि वो वेस्ट मटेरियल को किसी मेथड से तो बाहर निकालना है। हुँ, अब लोग क्या करते हैं कि दवाएँ खा लेते हैं, उस सर्दी को सुखा देते हैं, वो खाँसी को दबा देते हैं, तो वो मटेरियल धीरे-धीरे जमता चला जा रहा है और यही कारण है कि कहा जा रहा है कि दिल्ली में रहने वाले लोग 12 साल कम जिएँगे। अब इसको ठीक करने के लिए आपको अपने लंग्स को मजबूत करने की ज़रूरत है, आपको अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक को मजबूत करने की ज़रूरत है, आपको कुछ ऐसे तत्व की ज़रूरत है, जैसे साँस लेते हैं हम, नाक में कुछ ऐसा मटेरियल हो, जो ज़्यादा पार्टिकल्स को अंदर ना जाने दे। दूसरा, यदि आपके लंग्स और फेफड़े मजबूत हैं, तो ये जो भी वेस्ट मटेरियल अंदर जा रहा है, उसको ये कफ के ज़रिए, कफिंग के ज़रिए वो उसको बाहर फेंक देंगे और ये डिपॉज़िट नहीं होगा। इसके लिए मैं लोगों को कहूँगा कि सुबह जब आप उठते हैं, तो थोड़ा-सा ज़्यादा एक्सर्ट करिए, थोड़ा ज़्यादा खाँस के और जो भी मलगम आपके उसमें फँसा हुआ है, उसको बलगम को निकालने की कोशिश करिए। स्टीम लीजिए, जिससे कि आपको ये जो मटेरियल है, ये आपका बाहर आ सके। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इन एडिशन टू दिस, शरीर के अंदर कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ का दुष्प्रभाव ना पड़े, उसके लिए हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखना ज़रूरी है। और यदि आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रख पाते हैं, तो ये निश्चित है कि जो भी ये चीज़ें अनवांटेड मटेरियल अंदर जा रहे हैं, उनको बॉडी बाहर फ्लश आउट कर पाएगी। और यदि बॉडी उसे बाहर निकाल रही है हर दिन रेगुलर तरीके से, तो आप कुछ हद तक स्वस्थ रह सकते हैं। अब इसके लिए, चूँकि आपने पहले बताया कि मैं न्यूट्रिशन और आयुर्वेद, इन दोनों के कॉम्बिनेशन पे काम करता हूँ और ह्यूमन बॉडी की लगभग हर एलिमेंट को रिपेयर करता हूँ। तो इसके लिए कुछ सप्लीमेंट्स हैं स्पेसिफिक, जिनका प्रयोग किया जा सकता है और उन सप्लीमेंट्स के ज़रिए लोग अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं, जिससे कि उन्हें जो ये परेशानी बढ़ रही है,
पॉल्यूशन होने के कारण, उस परेशानी से राहत मिल सके। अभी जो ये बदलाव आप देख रहे हैं, सर्टेनली दिवाली के बाद और भीषण हो जाएगा, क्योंकि हर आदमी पूरे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर होते हुए भी पटाखे फोड़ने के लिए वो है। और मैं जिस एरिया में रह रहा हूँ, इसमें तो पिछले 15 दिनों से लोग लगातार पटाखे फोड़ रहे हैं। हम लोगों को तो मिल ही नहीं रहा सर, हमारे यहाँ तो बैन है, पर पराली जो जल रहा है उसके धुआं से भर गया है पूरा। सामने से मैं देख रहा हूँ कि सब गेहूं वो जो जलाते हैं फसल को, तो उसका काला जी, काला चारों तरफ भर गया है। संदीप जी, ये जो बैन वाली बात है, इस पे मैं आपको एक नई चीज मुझे याद आ गई कि आपको भी पता है कि गुजरात में अल्कोहल बैन है। एक बार मैं हवाई जहाज में आई वाज ट्रैवलिंग इन एयर, तो मेरे बगल में एक आदमी बैठा हुआ था। तो ऐसे ही टाइम पास करने के लिए मैंने उनसे पूछ बैठा कि आप क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं? तो उन्होंने बोला मैं वाराणसी में रहता हूँ और मेरा खाली बोतल का धंधा है। यानी कि लीकर की जो ये बॉटल्स खाली होती हैं, उसका बिज़नेस करता हूँ। तो मैं जानकारी के लिए उनसे पूछ बैठा कि सबसे ज़्यादा बॉटल्स कहाँ से मिलती हैं आपको? तो उन्होंने बताया कि सबसे ज़्यादा बॉटल्स गुजरात से आती हैं। तो ये जो बैन लगने की बात है, मैंने सुना है कि लोग जयपुर जा रहे हैं पटाखे लेने, लोग चंडीगढ़ जा रहे हैं, बाकी और शहरों से, दूसरी जगहों से लोग पटाखे लेके दिल्ली आ रहे हैं। तो होना क्या है, जो चीज़ हमने देश में बंद की, गुजरात में हमने अल्कोहल बंद किया, तो सबसे ज़्यादा बॉटल का बिज़नेस वहाँ से है। हम दिल्ली में पटाखे बंद कर देंगे, तो लोग बाहर से और ज़्यादा पटाखे लेके आएँगे, क्योंकि वो जब जा रहे हैं लेने के लिए, तो फिर कम क्यों लेना है? तो मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ पर कोई रोक-टोक, हाँ, हो सकता है हम और आप पटाखे ना फोड़ें, लेकिन पटाखे फूटेंगे ज़रूर, ऐसा मेरा तो वो अनुमान है। तो ये सर पटाखे तो अभी दिवाली में फूटेंगे, पर अभी जो धुंध मुझे दिख रहा था, पराली आदि के कारण दिख रहा है, जिसके कारण आंखों में जलन और ये सब हो रहा है पूरा तेज। बिल्कुल, बिल्कुल, अभी तो आँखों में दिवाली जलन, आया भी नहीं, आंख आँखों और मेरे आंखों में जलन हो रहा है, वहां जी, जी, जलता जी। रहता है। मैं हम जब गुजरते हैं तो पूरा खेत में जलता रहता है। तो भाई इस इसमें पर किस तो तरह का प्रिकॉशंस रखा जाए सर? अभी जो आपने देखिए बताया कि एक तो स्टीम लें, हम जी, खांसी सुबह ज्यादा करें, किस तरह के सप्लीमेंट्स इसमें काम आ सकते हैं कि हम नाक आदि में इस्तेमाल कर सकें, ताकि क्योंकि ऑक्सीजन लेवल घट रहा है तो आयु तो घट ही रहा है, ये बात तो सच्ची है। बिल्कुल, बिल्कुल। भई इससे हर तरह की क्षति है। यदि ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, तो आपके शरीर में एनर्जी का प्रोडक्शन कम होगा, क्योंकि ऑक्सीजन के ब्रेकडाउन से ही एनर्जी तैयार होती है। ऑक्सीजन की प्रेज़ेंस में जब ग्लूकोज़ ब्रेकडाउन होगा, तब एनर्जी तैयार होगी। तो एनर्जी प्रोडक्शन कम होगा, और हम सब जानते हैं कि ब्रेन जो है, वो 20% ज़्यादा ऑक्सीजन लेता है, यानी कि 20% ब्लड की सप्लाई ब्रेन में ज़्यादा होती है। तो उसको 20% ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम सब लोग, ऐसा नहीं है, शारीरिक रूप से तो दुर्बल और क्षीण लोग होंगे ही, लेकिन मानसिक रूप से भी लोगों की जो कार्य क्षमता है, वो कम होती जाएगी, क्योंकि ये प्रदूषण के कारण चीज़ें आ रही हैं। तो ओवरऑल पूरी बॉडी का यदि रख-रखाव रखना है और ऐसे ही वातावरण में रहना है, तो आपको कुछ निश्चित तरीके के जो सप्लीमेंट्स हैं, इसके लिए बनाए गए हैं, जो न्यूरो को भी इंटैक्ट रखें, सही ढंग से चलाएँ, जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी सही रखें और आपके इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग बना के रखें, जिससे इसका जो प्रभाव है, इसके प्रभाव से 100% तो नहीं बचा जा सकता, लेकिन इसको कम किया जा सकता है। और ये डिपेंड करेगा कि आपकी पॉकेट क्या अलाउ कर रही है, आप क्या सप्लीमेंट्स यूज़ कर पा रहे हैं। वैसे इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखने के लिए मैं बार-बार कहता हूँ कि किसी रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। आप पौष्टिक आहार लीजिए, जैसे ही मैं पौष्टिक आहार बोलता हूँ, तो खाने में मिलावट है। उसमें प्रिजर्वेटिव्स पड़े हुए हैं, आजकल लोग अधिकतर जो है प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं। लोगों का अल्कोहल का कंजम्पशन बहुत हाई है। इतने धुएँ में भी लोग न जाने कितनी सिगरेट पी रहे हैं।
तो ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों का जो मेन फ़ोकस है, वो सेहत की तरफ है ही नहीं। उन लोगों को चूँकि ये शरीर हम सबको गिफ्ट के रूप में मिलता है। इसको पाल-पोस के पेरेंट्स बड़ा कर देते हैं और ये गिफ्टेड आइटम है और इसकी हम उसी तरीके से कदर करते हैं जैसे एक गिफ्ट की कदर होती। आप कितना भी महँगा गिफ्ट दे दीजिए किसी को, तो उसकी इज़्ज़त नहीं होगी, लेकिन जब वो खुद खरीदेगा, तो उसकी इज़्ज़त करेगा। इसीलिए यदि आपके बच्चे को कोई परेशानी हो, तो आप रात के 12 बजे भी बेस्ट डॉक्टर, बेस्ट हॉस्पिटल में पहुँच जाएँगे। लेकिन आप अपने आप का ध्यान नहीं रखेंगे। तो ये तो बहुत ज़रूरी है कि लोग अपने शरीर का ध्यान रखें। इसको तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए जो भी कार्रवाई करनी है, उस पर फ़ोकस करें। और यदि लोगों को नहीं पता है कि कैसे वो स्वस्थ रख सकते हैं, तो सर्टेनली वो हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, हमसे भी राय ले सकते हैं, जिन्हें हम वन टू वन बता सकते हैं कि क्या चीज़ें लेनी है। सपोज़ किसी को लंग्स में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो लंग्स पर फ़ोकस किया जाएगा। किसी को अस्थमैटिक कंडीशन डेवलप हो जाती है, जैसे ये अब सीज़न शुरू हो गया है और 60-70% लोगों को ये खाँसी, जुकाम, सर्दी अगले 4-5 महीने चलती ही रहेगी। यहाँ से यदि आप बाहर निकल जाएँ तो शायद 15 दिन में वो ठीक हो जाए, लेकिन यहाँ 3-4 महीने उसका ठीक होना कठिन है। तो उस तरह की चीज़ों से बचने के लिए, अस्थमा जैसी कंडीशन से बचने के लिए आपको प्रॉपर सप्लीमेंट्स लेने चाहिए जो हम रिकमेंड कर सकते हैं आपकी कंडीशन के हिसाब से, जिससे आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। सर कोई किचन आइटम जो है, जो हम लोगों के घर में अगर कुछ ऐसा फ़ॉर्मूला भी आप बताते जो कम से कम लोगों के स्ट्रेंथ को, उनकी स्टेमिना को उनके जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए रखें, तो कुछ ऐसी चीज़ें भी जी, हैं जो कॉमन जिनको लोग इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि बॉडी डिटॉक्सिफ़ाई बिल्कुल, हो बिल्कुल। और उनको स्ट्रेंथ मिले? देखिए, आपको मैं ये बताऊँ कि इसमें जैसे लहसुन है और जिंजर है, अदरक, लहसुन, शहद, दालचीनी, ये सब चीज़ें काफ़ी लाभकारी हैं अ, जो घरेलू तौर पर पहले एक आपने देखा होगा तो जब ये महामारी आई थी, उस समय पर लोग उसमें तुलसी और ये सब मिलाकर एक काढ़ा तैयार करते थे। तो चाय की जगह चाय तो आपने बताया ही कि बहुत हानिकारक है और आपने अभी चाय पीना छोड़ दिया है। छोड़ दिया। तो काफ़ी सारी आपकी समस्याएँ सॉल्व हुई हैं। हाँ, बहुत सर। तो जी, जी। तो मैं ये चाहता हूँ कि लोग चाय की जगह उस काढ़े को अपनाएँ और उसके सब तत्व हमारे किचन में मौजूद हैं। भई थोड़ा-सा हल्दी डाल दीजिए, दालचीनी डाल दीजिए, काली मिर्च कूट के डाल दीजिए, थोड़ी-सी लौंग डाल दीजिए उसमें और यदि आपको गिलोय मिल जाए तो उसको डाल दीजिए, तुलसी डाल दीजिए। ये सब साधारण चीज़ें जो हमारे घर में किचन में या बालकनी में कहीं न कहीं लगी होंगी, मिल जाएँगी। तो इनका यदि आप प्रयोग करके एक काढ़ा बनाते हैं और काढ़ा पीते हैं, तो ये घरेलू नुस्खा काफ़ी कारगर है और इससे भी लोग अपने अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम को तो तंदुरुस्त रख ही सकते हैं। जाड़े में तो मैं ये सर अभी खाँसी जो अभी मैं जी, ये काढ़ा रेगुलर कर देता हूँ जाड़े में मैं। जी, तो जी। 2-3 महीने मैं पीता हूँ काढ़ा, फिर उसके बाद फिर रिलैक्स तो और आपको तो पता ही है, तो इसलिए बुखार, सर्दी, जुकाम से मैं बहुत बचा हुआ हूँ। मेरा परिवार भी बचा जी, हुआ है अभी तक। जी, और जी, जी। मैं रात को डिटॉक्सिफ़िकेशन का एक तरीका और करता हूँ। मैं रात के 2 बजे आऊँ, 3 बजे आऊँ, 12 बजे आऊँ। कल भी मैं साढ़े 11 बजे रात में यहाँ पहुँचा हूँ। तो हमारी हुँ, फैमिली के लिए मस्ट है, हर व्यक्ति नहाएगा जी, रात को। जा रहा है तो चाहे वो गीज़र चला के हम नहाएँ, मौसम बदल रहा है तो थोड़ा गीज़र चला के नहाएँ, लेकिन नहाने के बाद ही आप बिस्तर पे जा सकते हैं। तो इससे भी बहुत सारी बीमारियों से मुझे सर बचाव हुआ है। जी, जिसके जी, कारण जी। जो आपने एक बार कहा अभी कि कुछ बुखार ऐसे हो रहे हैं जो कितनी दवाई के बाद भी नहीं छूट रहे। 7-7, 8-8, 10-10 दिन लोगों को पकड़े हुए हैं। तो वो हाँ, उस तरह की बिल्कुल। बुखार से मैंने इस तरह से तो मैं ये ठीक कर रहा हूँ, ये गड़बड़ कर रहा हूँ सर? नहीं देखिए, ये शरीर ये जो हमारी स्किन है, ये आउटर कवरिंग है।
ये बहुत सारे चीज़ों से हमारे शरीर को प्रोटेक्शन देती है। लेकिन जब ये प्रोटेक्शन दे रही होती है तो इसके ऊपर तो अटैक चल ही रहा होता है। वो चीज़ें हमारी स्किन के ऊपर चारों तरफ से कहीं न कहीं से इम्पैक्ट डाल रही हैं। तो उसको जब आप नहाते हैं, स्नान करते हैं, तो सर्टेनली वो सब जो मटेरियल आपके शरीर से आया, इम्पैक्ट किया उसने या उसमें चिपक गया या अभी भी वहाँ पर मौजूद है, वो सब क्लींज हो जाता है। तो आपकी स्किन आउटर कवरिंग जो है, वो वापस पुनर्जीवित हो जाती है या पूरी तरह से फिर से फंक्शनल हो जाती है। उसकी शक्ति यदि एक जगह पर बार-बार कोई चीज़ आप लगाते रहेंगे, तो सर्टेनली उसका उसकी वो शक्ति खत्म हो जाएगी, कमज़ोर होती जाएगी। परंतु यदि आप उसकी साफ-सफाई कर देते हैं, तो वो दोबारा उतना ही लोड लेने के लिए तैयार हो जाती है। एंड दैट इज़ हाउ ये भी एक प्रोसेस है डिटॉक्सिफिकेशन का। तो ये जब स्नान करते हैं, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ, यही चीज़ इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि यदि ठंडी में है, वैसे लोग कहते हैं कि जो भी अ, वातावरण है उसी उसमें नहाना चाहिए, लेकिन कई बार ठंड में थोड़ा गीज़र का ज़रूर प्रयोग करें क्योंकि जी, यहाँ जी, दिल्ली हाँ। में ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। और रिलैक्स है भी ना? कर देता है बॉडी को सर, गीज़र का पानी बहुत बिल्कुल, रिलैक्स कर बिल्कुल। देता है। बहुत नींद बहुत अच्छी आती है, मुझे रात में नहाकर सोने के बाद बहुत अच्छी नींद आती है, मतलब जी, जी, सुबह जी। ही नींद खुलती है फिर। तो ये जी, बात तो है और नाक-वाक की भी सफाई हो जाती है। इसके सर मैं दूसरे पोर्शन पे आता हूँ कि अभी मैं लगातार जो देख रहा हूँ कि जो जी। महामारी आई थी और जिसमें टीकाकरण का उपयोग हुआ, टीकाकरण का दुष्प्रभाव अभी भी जारी है सर और अभी भी कुछ केस गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो ये जो टीकाकरण ने अब हमने टीका ले लिया सर, हमारे बॉडी हुँ। में और मेरे पे लंग पे भी असर पड़ा। अब जी। ये जो चला गया है, इससे डिटॉक्सिफ़ाई कैसे करें बॉडी को? ये तो बहुत बड़ा डैमेज किया हुआ है। देखिए इस च अब तो सं रो नहीं सकते तो अब कैसे डिटॉक्सिफ़ाई करें? संदीप जी, ब इससे पहले कि हम डिटॉक्सिफ़ाई पर और इस पे बात करें, मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे नेचुरल सिस्टम्स हैं। लीवर है, किडनी है, लिम्फैटिक सिस्टम है, लिम्फ नोड्स हैं और हमारा जो म्यूकस लेयर है अंदर, हमारे लंग्स हैं, ये सब अपने-अपने काम में लगे हुए हैं चीज़ों को डिटॉक्सिफ़ाई करने के लिए। और जो वैक्सीन डिटॉक्सिफ़िकेशन की आप बात कर रहे हैं, मैं पिछले लगभग 2 सालों से इस चीज़ पर काम कर रहा हूँ, लेकिन अभी भी 100% यदि कहूँ कि वैक्सीन डिटॉक्सिफ़िकेशन हो जाएगा, तो वो शायद अभी भी उस लेवल तक हम नहीं पहुँचे हैं। तो ये ज़रूरी है कि हम पहले समझें कि जो भी ये टीकाकरण हुआ है, उस टीकाकरण का प्रभाव कैसे शरीर पर पड़ता है या किस तरह से वो टीकाकरण किस तरह से हमारे शरीर पर प्रभाव डाल रहा है या वो क्या काम कर रहा है। तो आपने सुना होगा कि जो टीकाकरण हुआ था वो एमआरएनए बेस्ड टीकाकरण ज़्यादा हुआ है हमारे देश में और एमआरएनए और डीएनए ये हमारे जेनेटिक मटेरियल से जुड़े हुए हैं। हम सब जानते हैं कि हमारे शरीर का डीएनए हर चीज़ का एक सिग्नेचर है। उसके अंदर यदि हम बात करें तो डीएनए को हम आर्किटेक्ट कह सकते हैं। ये आँख, नाक, कान सब कुछ जो शरीर का बनता है, वो डीएनए के अंदर उसका सिग्नेचर प्रेज़ेंट है और उसको एग्ज़ैक्टली बनाने में आरएनए का काम है। आरएनए आपका बिल्डर है। जैसे कि यदि डीएनए आर्किटेक्ट है हमारे शरीर का, तो उसका बिल्डर कौन है, उसको बनाने वाला कौन है उस शरीर को उस स्ट्रक्चर के हिसाब से, वो आरएनए है। तो ये डीएनए, आरएनए दोनों मिलकर एक साथ काम करते हैं और आरएनए बिल्डर उतना ही काम करता है, जितने की विंडो डीएनए की एक्सपोज़ होती है उसके सामने क्योंकि वो उतना ही कोड पढ़ पाता है।
उसमें खरबों कोड हैं। जैसे कि नाखून है हमारे शरीर के, तो नाखून का कोड अलग होगा, स्किन का कोड अलग होगा, आंख के सेल्स का कोड अलग होगा, दांतों के सेल्स का कोड अलग होगा। हर सेल, हमारा शरीर बेसिक यूनिट है, सेल से बनता है, लेकिन ये सेल अलग अलग जगहों पर अलग अलग शेप, साइज, स्ट्रक्चर में क्यों बनते हैं? वो डीएनए में कोडेड है, और हर जगह के आरएनए को उतना ही डीएनए दिखाई देता है जिस तरह का उसको काम करना है। अब क्या हुआ, जो ये एमआरएनए बेस्ड वैक्सीन है या एमआरएनए बेस्ड जो टीकाकरण हुआ, उसके अंदर यदि आप देखें तो एक कोड अंदर डाला गया है जो आपके सेल के अंदर सीधे घुसता है, और सेल के अंदर जाके ये जब भी दोबारा रेप्लिकेशन होती है, दोबारा प्रोटीन्स बनते हैं या कोई भी चीज सेल जो बनाता है, उसके साथ ये सिग्नेचर अटैच हो जाता है। एमआरएनए का मतलब है मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए डीएनए से कोड लेता है और उसी तरह की चीज बनाकर रख देता है। अब यदि उसमें हमने मैसेंजर आरएनए के सिग्नेचर में परिवर्तन कर दिया, तो वो क्या चीज बनेगी? सर्टेनली कुछ अलग बनेगी। जो डीएनए बनवाना चाहता है उससे कुछ अलग बनेगा, और जब ये चीज अलग बनेगी तो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो उसको फॉरेन आइटम समझेगा। वो समझेगा कि ये कोई बाहर से इंट्रूडर आ गया, ये बाहर से कोई अटैक करने वाली चीज आ गई हमारे शरीर में, और इसलिए आपका इम्यून सिस्टम उस पर एक्शन लेना शुरू करेगा, उसको किल करना शुरू करेगा। तो किल किसे करेगा? वो सेल को किल करेगा, क्योंकि वो देख रहा है कि सेल के अंदर मौजूद है ये कंडीशन। और एक विशेष बात ये है कि ये जो टीकाकरण हुआ है एमआरएनए बेस्ड, ये एक बार सेल का रेप्लिका बनाता है तो 4 और एमआरएनए क्रिएट करता है। ये उसके सिस्टम में है। एक सेल की रेप्लिका बनाएगा और 4 एमआरएनए कोड और जनरेट करेगा, जो 4 अलग अलग सेल्स में जाके अंदर बैठ के उसमें ये काम शुरू कर देंगे। तो ये एक सीक्वेंस में चलता हुआ ये एक बहुत बड़ा बहुत गलत काम हुआ है, क्योंकि इसको निकालना बहुत कठिन है। इसको कंट्रोल तो किया जा सकता है, क्योंकि यदि हम डीएनए की बात करें, मैं एक बार आपको थोड़ा डीएनए का साइज समझाना चाहूंगा, उसका स्ट्रक्चर बताना चाहूंगा कि हमारे सेल के अंदर, एक सेल के अंदर, हमारा सेल खरबों सेल्स का बनता है। एक सेल के अंदर 300 करोड़ बेस पेयर डीएनए के होते हैं। 300 करोड़ एक सेल के अंदर, और जिसको यदि हम बाइट्स में कन्वर्ट करें, क्योंकि आजकल लोग ये इंटरनेट और इसके बारे में ज्यादा जानते हैं, तो यदि बाइट्स में कन्वर्ट करें तो एक सेल के अंदर 750 मेगाबाइट का कंटेंट डीएनए का है। और यदि इसको गीगाबाइट्स में मतलब यदि पूरे सेल का कैलकुलेट किया जाए तो 2.8 करोड़ गीगाबाइट्स डीएनए मौजूद है हमारे शरीर के अंदर। अब ये जो प्रोलिफरेशन शुरू हुआ है, मैसेंजर आरएनए का धीरे धीरे हर सेल में प्रवाहित होना, अंदर ही बनना, रेप्लिकेट होना, 4 गुना रेप्लिकेट होना, एक यदि वो गया है कंटेंट तो वो 4 में कन्वर्ट होगा, वो 4 फिर से 4 करेंगे। तो ये इस तरीके से जब प्रक्रिया पूरे शरीर में पहुंच जाएगी, या 20% 30% पहुंच जाएगी, या जिस भी ऑर्गन में हमारे शरीर के इसका इंपैक्ट ज्यादा होगा, वहां के सेल्स को आपके इम्यून सिस्टम मारना शुरू कर देंगे। और जब आपके इम्यून सिस्टम उन सेल्स को मारेंगे तो ऑब्वियसली
आपका वो ऑर्गन वीक पड़ेगा, और जब वो ऑर्गन कमजोर हो जाएगा तो सडनली कोलैप्स कर जाएगा और आप कोलैप्स कर जाएंगे। तो किसी आदमी में ये न्यूरो सिस्टम में इफेक्ट डाल रहा है, किसी आदमी में ये हार्ट में इफेक्ट डाल रहा है, किसी आदमी के फेफड़े खत्म कर रहा है, किसी आदमी की किडनी खत्म कर रहा है। तो इसका ये इम्पैक्ट है। अब जिन लोगों को कोई सिम्टम दिखाई दे रहे हैं, जिन लोगों को किसी ऑर्गन बेस्ड परेशानी है, उनको तो टारगेट करके वो ऑर्गन सिस्टम को ठीक करने का काम, उस प्रक्रिया को रोकने का काम, और बॉडी की ओवरऑल क्लींजिंग, मतलब सेलुलर लेवल पर क्लींजिंग। अभी तक जो ये लीवर, लंग्स, किडनी इनकी बात कर रहे थे, ये तो अपना काम कर ही रहे हैं, लेकिन ये एडिशनल जो बर्डन अंदर डाल दिया गया है, उसकी सफाई करना बहुत कठिन है। वो रिवर्जन इज नॉट सो इजी, और इसके लिए लगभग 7 तरीके की चीजें हैं जो हमने आइडेंटिफाई किया है, जो हमने लोगों को सजेस्ट करना शुरू किया है कि आप इसका सेवन, ये टाइम पीरियड के हिसाब से है। जैसे 2 साल हो गए आपको वैक्सीन, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना मल्टीप्लिकेशन हुआ होगा। तो कम से कम आप 4 साल इसको खाएं, तब जाकर ये संभावना बनती है कि अंदर से ये चीजें खत्म होंगी। अदरवाइज इसके इम्पैक्ट को खत्म करना बहुत कठिन हो रहा है। पहले हमें भी लगा था कि भाई कुछ डिटॉक्सिफाइंग सप्लीमेंट्स तैयार करेंगे जिससे ये हो जाएगा, लेकिन जब हमने इसके प्रोसीजर को समझा और धीरे धीरे करके इसका राज खुला, तो पता चला कि ये तो एक ऐसी चीज है जो ऐसा विष बो दिया गया है हर शरीर के अंदर, जिससे 100% बच पाना तो मुश्किल है। पर यह है कि हाँ, यदि किसी को टारगेट बेस्ड प्रॉब्लम शुरू हुई है, ऑर्गन बेस्ड इश्यू शुरू हुआ है, या कोई सिस्टम में शुरू हुआ है, तो जरूर सीधे सीधे फोकस करके उसको क्लियर कर सकते हैं, स्ट्रेंथन कर सकते हैं, उसे रिवाइव कर सकते हैं। और यदि जेनेरिक बॉडी की हमें पूरी डिटॉक्सिफाइंग करना है, तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और इसमें वो चीजें आपको रेगुलर बेसिस पर 2 से 3 साल, जितना समय आपका ओवरलैप हो चुका है, उसका डबल करके आपको ये लेने से डिटॉक्सिफिकेशन की संभावना है। इसका इम्पैक्ट सर कब तक रहेगा? मतलब जैसे आपके संपर्क में जो लोग आ रहे हैं, मान लिया उनका तो इलाज हो रहा है, और जिसको जैसे आम लोग हैं जिनके पास पैसे बिल्कुल नहीं है, तो ये इनका उसका प्रभाव कब तक उसके बॉडी पर दिखने लगेगा? मतलब कुछ ऐसा दिखेगा भी या एकाएक कुछ हो जाएगा? नहीं नहीं, बिल्कुल ये प्रभाव तो दिखना शुरू होगा, बिकॉज अगली जो बीमारी है, मैं आपको बताने वाला हूं कि अगली जो बीमारी नहीं, महामारी है, वो कमजोरी होगी, और वो इम्पैक्ट है इस टीकाकरण का। क्योंकि आपका शरीर एक लेवल तक एनर्जी बनाता है, जो शरीर एनर्जी बनाता है उसी से शरीर लड़ सकता है। वही एनर्जी का प्रयोग करके शरीर बाहर के इंट्रूडर से लड़ेगा। अब आपके शरीर के अंदर ही बाहरी इंट्रूडर तैयार हो रहा है, अभी कहीं से आपको कुछ लेने की जरूरत नहीं है, आपके शरीर के अंदर कोई वायरस बैक्टीरिया जाने की जरूरत नहीं है। वो तो ऑलरेडी आपके हर सेल ऐसी चीज बना रहा है जिसको आपका इम्यून सिस्टम बाहर की चीज समझता है, और वो उसको खत्म करने में लग जाता है। तो ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। ये किसी को साल भर में इम्पैक्ट दिखाएगा, किसी को 6 महीने में, किसी को 5 साल में, किसी को 10 साल में। ये डिपेंड करेगा कि कौन आदमी किस तरीके के, उसके किस सेल में ये रिएक्शन शुरू हुआ है, किस ऑर्गन में ये रिएक्शन शुरू हुआ है। तो हो सकता ये है सर कोई जिन ऐसा जिन ऑर्गन हो। लोगों ने लिया है टीका, अगर रूटीन में मैं कहूँ कि अगर वो क्या प्रिकॉशंस रखे हैं सर? मतलब अब वो ले तो लिया, तो प्रिकॉशंस रूटीन में क्या रखें? हेल्दी डाइट में क्या रखें, या फिर एक्सरसाइज में क्या रखें? वो क्या करें? संदीप जी, आजकल समझ में नहीं आ रहा कि जब हम हेल्दी डाइट बोल देते हैं तो हमारी जिम्मेदारी कहाँ तक पूरी होती है और कहाँ खत्म हो जाती है। क्योंकि आप जानते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड आ गए हैं, है ना, जो आप 4 दिन बाहर रख दे तो वो सड़ जाते हैं, पल्प बन जाते हैं।
तो खाने में इतनी मिलावट है। अभी जैसे एक इश्यू शुरू हुआ था कि भई वो तिरुपति भगवान के मंदिर में जो है जो घी था, वो चर्बी युक्त था। तो इतने इतना बड़ा वो क्या है, पूरे संसार में, हिंदुस्तान में जहाँ भी घी मिल रहा है, एक आप एक्चुअली वो घी बनाने वाले के घर से घी ला रहे हैं, तो उसको छोड़कर बाकी सभी घी में जितने भी पैकेज्ड घी हैं, आप किसी की भी टेस्टिंग करवा लीजिए, आपको सब में चर्बी मिलेगी। मतलब एक आश्चर्य की बात है कि दूध का कंजम्पशन, हमारी पॉपुलेशन कई गुना बढ़ गई, किसानों ने जानवर पालने, दूध के जानवर पालने कम कर दिए, गायें चारों तरफ कट रही हैं क्योंकि लोग पाल नहीं रहे, वो सब अलग एक कार्रवाई शुरू है। लेकिन बड़े-बड़े डेयरी यूनिट्स हैं, जो दूध बाँट रहे हैं पूरे देश में पैकेट्स में भर-भर के, वो दूध ला कहाँ से रहे हैं? ये सवाल कोई क्यों नहीं पूछता है? ठीक, गाय भैंसें नहीं है, कम होती जा रही हैं, ये प्रोडक्शन कहाँ से आ रहा है मिल्क का, जो हमें पिलाया जा रहा है? तो ये घी कहाँ से आ रहा है इतना, जो टनों में, हजारों टनों में चारों तरफ दुकानों में फैला हुआ है? ये कौन-सा शुद्ध घी है? अभी हुँ, मैं एक दिन कोई वीडियो देख रहा था कि हरियाणा के किसी उसका था, फार्म हाउस में वो अपना घी बनाते हैं, उनका रियरिंग कैटरिंग करते हैं इनकी। उन्होंने बोला कि भई मेरा ₹3500 के नीचे किलो देने में मुझे नुकसान है, मैं अपने घर से भरता हूँ। बाज़ार में ₹500 का भी घी है, 550, 650, 800, 1200, ये कहाँ ठीक से बात पैदा है। कर देते हैं इतना ज़्यादा घी? तो ये शुद्ध बहुत कठिन गाय है। का घी 400-3000 से कम में मिल ही नहीं सकता, बहुत मुश्किल हाँ, है। यही वो तो जी, जी, मैं लेकिन यही यही आपको बता रहा था कि मैं उस वीडियो में वो 3500 बोल रहे थे और वो गारंटी हुँ, दे रहे थे कि भई मेरा घी आप संसार में कहीं भी टेस्ट करवा लो, आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी जो हमने बाहर से मिलाई हो। हुँ, तो जो भी चीज़ें हैं, आज पौष्टिक आहार बोल देने से हमारी ज़िम्मेदारी खत्म नहीं हो रही। जो हुँ, खाना है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, आज प्रोसेस्ड फूड है। लोग इतना आसानी से लोगों को ने घर में खाना बनाना छोड़ दिया है और जितना भी होटल से आजकल खाना आ रहा है, आप ओवरनाइट रख दीजिए, अगले दिन खा के दिखाइए। यदि अगले दिन आप खा पाए उस फूड को, तो मैं मान लूँगा वो खाना सही है। हुँ, तो ये हालात हैं, कहाँ से ये पौष्टिकता, ये जो न्यूट्रिशन चाहिए शरीर को, जो एक्चुअली आज से 50 साल पहले बिना किसी परेशानी के मिल रहा था शरीर को, आज वो बचा ही नहीं है। यदि हम बोले आपको शुद्ध पानी पी लीजिए, आप आरओ वाटर पीते हैं, उसमें भी कहते हैं मिनरल्स की कमी हुई जा रही है। क्योंकि आरओ उतना फ़िल्टर कर देता है, उसको निकाल देता है, उसकी एक वैल्यू की सेटिंग है, उसके आगे वो काम नहीं करता। हवा में प्रदूषण है, आप क्या करेंगे, मतलब देयर इज़ नो अदर मेथड। या तो हर आदमी वो जो न्यूक्लियर मास्क होता है, चारकोल के साथ बड़ा-सा, वो लगाकर चले और जिए और साँस ले, और या फिर आदमी अपनी उम्र कम करवाए, जिस तरीके से ये लोग बता रहे हैं। तो तो कोई रास्ता असल दिख में नहीं रहा है। जो दिनचर्या है वो हमारी बड़ी कठिन है, हम सबकी जी, और खासकर टीकाकरण के बाद तो स्थिति और भी गंभीर है, लगातार सूचना आती है। हेल्दी जी। क्या खाएँ लोग यही नहीं पता चलेगा। पॉल्यूशन प जो है वो जिस लेवल पे बढ़ रहा है वो बड़ा मुश्किल है। तो यदि सर आप अंत में इसके प्रोग्राम के अंत में अगर हम 5-7 टिप्स लोगों को अगर आप देना चाहें, तो क्या टिप्स देना चाहेंगे सर? मैं यही बताऊँगा कि जितना संभव हो सके, जितना हद तक कोशिश करिए कि आप ऐसा खाना ना खाएँ जिनमें पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स बहुत ज़्यादा हों। यदि कहीं से आपको कुछ क्लीन भोजन मिल सकता है, तो उसको खाने की कोशिश करें, उसको मँगवाने की कोशिश करें, उसका प्रयोग करें। पानी जितना साफ से साफ मिल जाए, उसका प्रयोग करें। एक्सरसाइज़ हर दिन करें। अब जैसे अभी ये सिचुएशन है, आपने जो बताया कि सीजेआई जो है चंद्रचूड़ जी, उन्होंने
बोला कि अब उन्होंने बाहर जाना बंद कर दिया, वॉक करना बंद कर दिया है। ऐसे ही एक मैंने वो देखा था, कार्टून देखा था कि एक आदमी का स्कूटर चल रहा है, उसमें से खूब धुआँ निकल रहा है, उसके पीछे एक आदमी बैठ के वो कपालभाति कर रहा है, ठीक है? तो वही वही कंडीशन आज हमारी है। हम यदि ये भी कहें आपको कि बाहर जाइए, बहुत एक्सरसाइज करिए, तो पता चलेगा और आपने इनहेल कर लिया, वो चीज़ें ज़्यादा अंदर डालनी जिनकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत एक्सरसाइज ज़रूर करिए, जितना भी, और शुद्ध वातावरण अपने घरों में जो भी पेड़-पौधे लगा सकते हैं, कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे पौधे हैं, इंडोर प्लांट्स हैं, जो ऑक्सीजन देते हैं, आपके घर का पॉल्यूशन को कम करते हैं, उन प्लांट्स को लगाइए घरों में। और हो सके तो अपने शरीर को सनलाइट से ज़रूर एक्सपोज़ करिए, मैक्सिमम स्किन को, कम से कम 15-20 मिनट के लिए। और आज चूँकि न्यूट्रिशन की इनबिल्ट कमी है खाने में, तो आपको कहीं न कहीं आज आपके शरीर को न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। और अच्छा शुद्ध न्यूट्रिशन जहाँ भी मिले, जिस भी कंपनी का मिले, हम ये नहीं कहते कि आप सिर्फ जाइरो हेल्थ केयर में आइए न्यूट्रिशन लेने के लिए। आपको जहाँ भी विश्वास हो, आप वहाँ लीजिए, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन अपने शरीर को इसलिए दीजिए कि ये आपको कितना भी प्रयास करने पर खाने से नहीं मिल पा रहा। पहले लोग बोल दिया करते थे कि भई हम दूध पी लेंगे, हम फल खा लेंगे। अब आजकल वो इंजेक्शन लगा के सब्जियाँ बन जाती हैं। 4 हुँ। इंच की लौकी अगले दिन 4 फुट की हो जाती है। और आपने तो संदीप जी शायद सुना भी होगा, क्योंकि आप तो हेल्थ के क्षेत्र में पहले ये करते थे। तो कि एक साइंटिस्ट थे यहाँ दिल्ली में, उन्होंने रामदेव जी से सुना कि लौकी का जूस पीना बहुत अच्छा होता है। तो रेगुलर वो लौकी का जूस हस्बैंड वाइफ पीते थे, वॉक के बाद आते थे, एक-एक ग्लास जूस पी लेते थे। एक दिन वाइफ ने बोला कि मेरा आज मन नहीं कर रहा जूस पीने का। तो वाइफ ने नहीं पिया, हस्बैंड ने 2 ग्लास पी लिया। और वो 2 ग्लास का इम्पैक्ट ये हुआ कि वो नहीं रहे। वो पॉइज़निंग इतनी ज़्यादा हो गई उनके शरीर में कि ही कुड नॉट सर्वाइव। और ये दिल्ली का ही केस है, बहुत सारे लोगों को ये बात याद होगी। ये सब तो कई चीज़ें ना जैसे हर किसी पे लागू नहीं होता। जैसे मुझे कहा गया मैं जहाँ आयुर्वेद में कि आप ना खीरा का जूस 1 महीने पी लीजिए, डिटॉक्सिफ़ाई होगा। तो खीरा का जूस जी, पहले दिन फिर से मेरे सर्वाइकल को बढ़ा दिया। ठंडी तासीर होती है उसकी, तो मेरे जी, सर्वाइकल जी। को बढ़ा दिया। तो सब पे सब चीज़ फिट नहीं होता। लोग बिल्कुल, लौकी का जूस जो है, और लौकी तो वो अलियापुर मंडी में सब वो सीवर के पानी वाली लौकी आ रही है सब। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सीवर का पानी प्लस ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन आजकल, आप बाज़ार जाएँगे तो आपका मन मोह लेगी, 1 फीट की भिंडी मिलेगी, है ना? और आज किसी भी सब्ज़ी में आपको कीड़े नहीं मिलेंगे। यदि आपको याद होगा, तो बचपने में जब भी हुँ, आप भिंडी या सब्ज़ी लाते थे, तो सबके अंदर कुछ न कुछ कीड़ा होता था, उसको अच्छी तरह हाँ, देखकर हाँ। काटना होता। आज तो कीड़े किसी भी सब्ज़ी में आपको नहीं मिलेंगे। और इसका और मतलब मैं मैं सर लोगों को जैसे ये हरियाणा में रहता हूँ, हरियाणा की जी, मंडी के सब्ज़ी का टेस्ट और दिल्ली जी। के मंडी के सब्ज़ी का टेस्ट, दोनों में बहुत अंतर है। जहाँ से जी, मैं जी, लेता हूँ बिल्कुल, खेत से डायरेक्ट टूट के आता है, और हरियाणा में अभी भी गोबर-वोबर का उपयोग होता है। उसका टेस्ट मुझे गाँव वाली सब्ज़ी की याद दिलाती है। दिल्ली जी। वाला में तो आप मसाले का ही टेस्ट रहता है, सब्ज़ी का कोई टेस्ट नहीं होता है। नहीं, मैं लोगों को ये बताता हूँ कि देखो, कीड़े हमसे ज़्यादा समझदार हो गए हैं। आज हुँ, कीड़े उस सब्ज़ी को नहीं खा रहे हैं जो इसमें विषैलापन है, लेकिन हम उसे खाए जा रहे हैं। और जहाँ तक ये स्वाद वाली बात की, मैं चित्रकूट का रहने वाला हूँ, तो चित्रकूट में जब जाता हूँ मैं, तो समझ लीजिए बस ये लौकी, तरोई, रेरुआ, इसी तरीके की सब्ज़ी मैं खाता हूँ और हर दिन बनती है। मेरे लिए ये स्पेशली बनाई जाएगी कि भई ये आए हैं तो यही सब्जियाँ खाएँगे, जो लोकल सीज़नल है। और उसी का यदि यहाँ स्वाद ले लें तो आप बिल्कुल खा नहीं सकते। खा नहीं सकते, लेकिन सही बात जीवन है, जीवन तो चलाना है किसी तरह। सही तो बात। मैं यही कहूँगा तो कि आप
आपको न्यूट्रिशन जो है, अपने जीवन का हिस्सा बना लेना चाहिए। कुछ न कुछ न्यूट्रिशन अच्छी क्वालिटी का लेना चाहिए, जिस क्वालिटी का जो लोग अफ़ोर्ड कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि भई हर आदमी बहुत हाई क्वालिटी का खाए, लेकिन जो भी आपकी अफ़ोर्डेबिलिटी होगी, वो कहीं न कहीं से आपके शरीर के न्यूट्रिशन वैल्यू को कुछ तो बढ़ाएगी। जी। जी, जी। तो थैंक यू सो मच सर, क्योंकि और ये है कमांडर नरेश मिश्रा जी का पूरा डिटेल कॉन्टैक्ट नंबर, आप लोग जायरो केयर से सलाह ले सकते हैं और जायरो केयर पूरी तरह से कोई भी हानि रहित है, क्योंकि हम लोग उनका उपयोग करते रहे, कोरोना से हम बचे रहे। मुझे इन्होंने कहा भी कि टीकाकरण नहीं लेना है, लेकिन मैं फँस गया, टीकाकरण मैंने करा लिया, तो उसके इम्पैक्ट भी पड़े हैं। लेकिन अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफ़ाई कीजिए और उसका तरीका आपके उन्होंने किचन में बताया है, उसका तरीका आपको उन्होंने खान-पान में बनाया है कि कुछ हाई न्यूट्रिशन वैल्यू ज़रूर ऐड कीजिए, नहीं तो हमारी उम्र घट रही है। और जो उन्होंने कहा कि दिल्ली में के लोगों की आयु तो 12 साल कम हो रही है और सब जगह 5 से 10 साल उम्र कम हो ही रही है अब आज के जी। समय में। तो आपका सर बहुत-बहुत धन्यवाद आपका इस शो के लिए। लोग काफ़ी कह रहे थे मुझे कि बॉडी कैसे डिटॉक्सिफ़ाई करें, आपसे बात करूँ। तो ये वीडियो मैंने उन लोगों के लिए ही बनाया है जिन्होंने मुझसे ये माँग की थी कि बॉडी को कैसे डिटॉक्सिफ़ाई करना है। और कमांडर नरेश मिश्रा जी का शो लगातार इंडिया स्पीक्स पे चलता रहता है हर शनिवार को। साथ ही शनिवार को हमारे यहाँ डॉक्टर शुक्रवार या शनिवार है डॉक्टर राकेश महाजन है, वो विशेषज्ञों के साथ आते हैं। कम से कम अपने हेल्थ पर लोग ध्यान दें, इसके लिए हमारा एक प्रयास है कि आपको हेल्थ का शो मिले। आप स्वस्थ रहेंगे तो ही कोई काम कर पाएँगे, वरना बड़ा मुश्किल है आज के समय में। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर, फिर मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। जी सर, नमस्कार संदीप। तो ये थे हमारे साथ कमांडर नरेश मिश्रा जी। आज के समय में स्थिति सचमुच खराब है और टीकाकरण के बाद तो हम जो 3 मंजिल पे हम लोग पहले रहते थे, अभी भी रहते हैं, पर अब तो लिफ्ट वाले मकान में चढ़ते थे, उतरते थे। आज चढ़ना मुश्किल है। तो कमांडर नरेश मिश्रा जी ने जो कहा कि जो कमज़ोरी अगली महामारी होगी, हाँफने लगा है लोग ज़्यादा काम करके और बचना तो है हमें, शरीर को बचाना भी है। तो इसके लिए आपको अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफ़ाई करना पड़ेगा और जो एक काढ़ा उन्होंने बताया है, वो मैं हर 3 महीने अभी ले लूँगा। वो बहुत सारे शरीर के ज़हर को कम करती है। साथ ही रेगुलर एक्सरसाइज़ तो ज़रूर कीजिए, आधा घंटा ही सही। और खान-पान में बाहर के खाने को कम उपयोग में लाइए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी हेल्थ पे आपको और किन इश्यूज़ पे, किन डॉक्टरों से बात करना है, मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। तब तक के लिए मुझे आप अनुमति दीजिए। आप सबका दिन शुभ हो। जय श्री राम।